फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्रोनॉमी का जो टॉपिक हमारा जो चल रहा था कल, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे टाइप्स के जो है क्रॉपिंग सिस्टम को और कल्टीवेशन को या फार्मिंग को हमने पढ़ा था। आज पार्ट 2 में हम जो भी कुछ टाइप्स के जो फार्मिंग या क्रॉपिंग पैटर्न या सिस्टम जो रह गए थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना किए हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि मल्च या कवर क्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये क्रॉप किस प्रकार की क्रॉप होती हैं। तो मल्च या कवर क्रॉप्स किसे कहते हैं, इसे पलवार या कवर फसलें नहीं कहा जाता है। तो ये ऐसी फसलें होती हैं जो भूमि को ढक कर रखती हैं, मतलब जो लैंड को कवर करती हैं और जो मृदा संरक्षण करने का भी काम करती हैं और साथ ही साथ जो है सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण से भी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार की क्रॉप्स जो इन सब पर्पस के लिए जिनकी सोइंग की जाती है, जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, वो सब मल्च या कवर क्रॉप के रूप में जानी जाती हैं। तो दरअसल ये जो क्रॉप्स हैं इनका वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है और ये लैंड को जो हमारी जो सॉइल है उसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेती हैं। चारों तरफ जो है इनका वेजिटेटिव ग्रोथ एकदम बढ़िया से जो है फैल जाता है, कवरिंग हो जाती है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से ये सॉइल के मॉइस्चर को तो मेंटेन रखती ही, साथ साथ जो है सॉइल इरोजन से भी रक्षा करती हैं। ठीक है, इनका जो मेन पर्पस होता है। इसमें जो कुछ क्रॉप्स के नाम जो दिए गए हैं, लोबिया है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग व शकरकंद, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो इसमें आती हैं मल्च क्रॉप में। ज़्यादातर आप देखें इसमें तो सभी की सभी फसलें आपकी किस प्रकार की, शकरकंद को छोड़ करके ये ज़्यादातर क्रॉप्स आपकी जो है ये सब पल्स क्रॉप हैं। अगली क्रॉप देखते हैं, ट्रैप क्रॉप्स क्या हैं। ट्रैप या जैसे फांस फसलें कहते हैं। ट्रैप का मतलब फंसाने का काम करती है। तो ये फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती हैं। तो जो मेन आपकी क्रॉप है, तो मेन क्रॉप की जो बाउंड्री होती है, जो उसकी जिसे कह सकते हैं मेड़ कहते हैं, तो उसकी बाउंड्री पर लगाई जाने वाली जो है ये फसलें होती हैं। इनका मतलब मेन काम क्या है, क्या पर्पज़ होता है इनको लगाने का। तो साथियों, ये कीटों व बीमारियों को अंदर की फसल तक नहीं जाने देती हैं। तो जो आपकी जो मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप तक इंसेक्ट्स जो होते हैं या फिर जो डिजीज़ होती हैं वो वहाँ तक प्रभावित ना करें, इसके लिए बाउंड्री पे जो उसकी मेड़ें होती हैं, मेड़ों पर लगा दी जाती हैं ये ट्रैप क्रॉप्स। और ट्रैप क्रॉप्स को लगा दिया जाता है तब जो भी इंसेक्ट होते हैं तो उन्हीं पर अटैक करते हैं, जो भी डिजीज़ होती हैं तो उन्हीं पर अटैक करती हैं। अंदर की फसलों पर जो है इनका प्रभाव नहीं हो पाता है, इससे हमारी जो मेन क्रॉप है वो बच जाती है। तो इनमें जैसे आपका दिया गया है एग्जाम्पल में, जैसे पत्ता गोभी के साथ में सरसों की जो है क्रॉप को लगा देना, या टमाटर हुआ, भिंडी के साथ हजारा की खेती करना, ये सब जो है आपकी ट्रैप क्रॉप के रूप में जानी जाती हैं। आगे चलते हैं। ट्रैप करने का मतलब यानी फंसा देती हैं। किसको फंसाने का काम करती हैं, तो ये जो है आपका कीटों और बीमारियों को जो है ट्रैप करने का काम करती हैं। आगे चलें, जो नेक्स्ट हमारी जो है जो टाइप है वो है जीवन निर्वाह खेती या सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। तो जीवन निर्वाह खेती का मतलब खेती बाड़ी उतना ही करना जितना आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो खेती से प्राप्त उत्पादन जो केवल पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति को करता है, उसे आप इस प्रकार की फार्मिंग को, इस प्रकार की खेती को कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसे कहते हैं जीवन निर्वाह खेती। मतलब आदमी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता है। बस वो चाहता है कि हमारी खेती बाड़ी से जो हमको खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होती रहें, बस इतना ही सोचता है। तो इस प्रकार की जो खेती बाड़ी करता है तो उसे कहते हैं जीवन निर्वाह खेती, उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आगे चलते हैं, सघन खेती के बारे में बात करते हैं। सघन खेती या इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक उसके जस्ट अपोजिट है ये। जब भी हमने पढ़ा था जीवन निर्वाह खेती, तो जीवन निर्वाह खेती के जस्ट ये अपोजिट ये फार्मिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास एरिया है, जो आपके पास लैंड है, आप उस लैंड या उस एरिया में अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयास करते हैं। तो प्रति इकाई भूमि पर अधिक मात्रा में खाद पानी या तकनीक का उपयोग करके अधिक उत्पादन लेना, यह कहलाता है इंटेंसिव फार्मिंग। तो जो भी आपके पास लैंड है उसको आप अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके आप अधिक से अधिक छोटे से छोटे एरिया में अधिक से अधिक उत्पादन लेने का जब प्रयास करते हैं तो इस प्रकार की फार्मिंग को इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक उसके सब्सिस्टेंस फार्मिंग के जस्ट अपोजिट है। आगे बात करते हैं टिकाऊ खेती की। ये कौन सी फार्मिंग होती है, ये किस प्रकार की खेती होती है, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार की कृषि में कम लागत वाले आदानों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो इनपुट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही कम लागत वाले होते हैं, उनका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। एवं रासायनिक उर्वरक और जो पेस्टिसाइड होते हैं इनका प्रयोग सीमित किया जाता है। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं और जो पेस्टिसाइड होते हैं, इनका कम से कम उपयोग रखने का जो है प्रयास किया जाता है कि इनका कम से कम उपयोग किया जाए। और इससे क्या होता है कि इससे भूमि की जो उर्वरता होती है वो काफ़ी समय तक बनी रहती है। तो जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो मेंटेन होती है एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए। इसे प्राकृतिक खेती के नाम से भी जानते हैं और या इसे पारिस्थितिकी खेती या इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं। तो क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स होते हैं, जो आदान होते हैं, वो कम लागत वाले
या कह सकते हैं कम खर्चे वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स का प्रयोग सीमित रखा जाता है। और इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट ये होता है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है और इसे प्राकृतिक खेती के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो अदर नाम है वो है प्राकृतिक खेती, इसे पारिस्थितिकी खेती भी कहते हैं, इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल फार्मिंग और आपका नेचुरल फार्मिंग, ये सब चीज़ें तीनों सेम ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगले हम टाइप्स की बात करते हैं, अगले प्रकार की बात करते हैं, वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती ये थोड़ा सा उसका और शुद्ध रूप है। जो प्राकृतिक खेती अभी हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी खेती, तो उसका और ये शुद्ध स्वरूप है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो संश्लेषित रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों, खरपतवारनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इनमें ये सब जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या फंगीसाइड, ये सब चीज़ें होते हैं, इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ना तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए हैं, ना तो इंसेक्टिसाइड इसमें इस्तेमाल किए हैं, ना तो इसमें फंगीसाइड इस्तेमाल किया जाता है, ना तो खरपतवारनाशी यानी आपका हर्बिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इनके स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इनके स्थान पर कार्बनिक खादों, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल, ट्राइकोग्रामा यानी जिसे जैविक कीटनाशक कहते हैं इसका इस्तेमाल, ट्राइकोडर्मा जिसे आप जैविक फफूंदनाशक कहते हैं, कोलेगो व डिवाइन जिसे आप फफूंद युक्त बायो हर्बिसाइड कहते हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो जो रासायनिक केमिकल वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनके स्थान पर ऑर्गेनिक जो भी इनपुट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक में जैसे आप कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र का, ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइकोग्रामा क्या है? तो ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का जैविक कीटनाशक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, ये कि जैविक फफूंदनाशी के रूप में जाना जाता है। कोलेगो व डिवाइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका फफूंद युक्त बायो हर्बिसाइड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और खरपतवारनाशकों के स्थान पर। भारत का जो पहला कार्बनिक राज्य है, उत्तराखंड को घोषित किया गया था पहला कार्बनिक राज्य, लेकिन पूरी तरीके से कार्बनिक जो है राज्य अभी हाल ही में घोषित किया गया है सिक्किम को। तो सिक्किम पहला भारत का ऐसा राज्य है जिसको पूरी तरीके से कार्बनिक घोषित किया गया है, कार्बनिक खेती वाला राज्य घोषित किया गया है। तो ये था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप समझ गए होंगे कि मतलब जो केमिकल वाली चीज़ें हैं उनके स्थान पर जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना। आगे चलते हैं रासायनिक खेती से कार्बनिक खेती प्रमाणीकरण में। जब आप केमिकल फार्मिंग से जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब शिफ्ट करते हैं तो इसमें से आपको 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। मतलब अचानक से आप शिफ्ट नहीं हो पाएंगे कि आप चाहें कि अभी तक आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का, और आप चाहें कि आप शिफ्ट हो जाएँ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो थोड़ा सा समय लगेगा, 3 से 4 वर्ष का समय लग जाएगा। और एक संस्था है IFOAM, ये क्या है संस्था? इस संस्था के बारे में आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और इस संस्था का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसके फाउंडर कौन है, ये 2 से 3 चीज़ें आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई है। तो IFOAM एक संस्था है, एक फेडरेशन है, एक मूवमेंट है जो कार्बनिक खेती पर नियंत्रण करने वाली संस्था है। ठीक है, तो कार्बनिक खेती पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था है, कार्बनिक खेती को एक प्रकार से प्रमोट करने वाली एक संस्था है। आगे चलते हैं झूम खेती या शिफ्टिंग खेती के बारे में बात करते हैं। तो इसको हमें लगता है कि जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब जानते होंगे झूम खेती क्या है या शिफ्टिंग खेती क्या है। तो झूम खेती मीन्स होता है आपका वनों को काट कर एवं जलाकर एक ही फसल, अब चाहे जैसे एग्जाम्पल उसने दे दिया धान को, एक ही फसल को लगातार 2 से 3 वर्षों तक उगाना, ये आपका झूम खेती या शिफ्टिंग खेती कहलाता है। तो कहीं पर भी गए ये लोग, वहाँ पर वनों को काटा, मतलब एरिया साफ़ किया और उसके बाद वहाँ पर खेती करने लगे, लेकिन एक ही फसल को लगातार ये उगाते रहते हैं। और उसके बाद जब उनको लगता है कि यहाँ की उर्वरता समाप्त हो गई है, कम हो गई है, तो फिर वो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर वनों को काटते हैं और फिर वहाँ पर उसी तरीके से उसी फसल को वो लोग उगाने लगते हैं। तो इस प्रकार की खेती को शिफ्टिंग खेती कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। मतलब शिफ्ट होते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, वनों को काटा, वनों को काट करके साफ़ किया, वहाँ पर खेती बाड़ी किया और लगातार 2 से 3 वर्षों तक एक ही फसल को उगाते रहे। उसके बाद उन्हें लगा कि वहाँ की उर्वरता कम हो गई है, तो ये लोग फिर शिफ्ट हो जाते हैं किसी नए क्षेत्र में। तो इस प्रकार की खेती को कहते हैं झूम खेती। और ये इस प्रकार की जो खेती होती है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं टोंगिया खेती क्या है। अगली जो आपकी जो फार्मिंग है वो है आपका टोंगिया खेती। टोंगिया खेती क्या होता है? तो वन रोपण की बात, जैसे नए क्षेत्रों में अब थोड़ा सा वन रोपण को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वनों की काफ़ी ज़्यादा कटाई हो चुकी है। तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे इसके लिए वन रोपण यानी वनों को लगाया जा रहा है।
तो बहुत बड़े क्षेत्र में वन रोपण कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र को उपयोगी बनाने के लिए वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमें लाभ प्राप्त होता रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े नहीं हो जाते तब तक वहाँ पर कोई ना कोई खेती बाड़ी करते रहते हैं। तो इस प्रकार की खेती को जहाँ पर वन रोपण किया गया है वहाँ पर उस अवस्था तक जब तक कि पेड़ पौधे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक खेती बाड़ी जब करते रहते हैं, तो इस प्रकार की खेती को टोंगिया खेती के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे टोंगिया खेती क्या है। टोंगिया खेती उस खेती को कहते हैं जहाँ पर वन रोपण किया जाता है, पौधों को लगाया गया है और पौधे जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं वन रोपण वाले, तो तब तक वहाँ पर जो खेती बाड़ी की जाती है उसे टोंगिया खेती के नाम से जानते हैं। अगली जो खेती है वो है दियारा खेती। ये क्या है, किस प्रकार की खेती होती है, तो नदी के किनारों एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, तो जो नदी के किनारे होते हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ से जब बाढ़ हट जाती है तो वहाँ पर खेती बाड़ी जब की जाती है तो उसे कहते हैं दियारा खेती। तो दियारा खेती क्या है, तो नदी के किनारों एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के हट जाने के बाद जो खेती बाड़ी की जाती है उसे कहते हैं दियारा खेती। तो याद रखिए दियारा खेती, टोंगिया खेती, दियारा खेती क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें। अगली है समुच्चय खेती। खेतों लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। समुच्चय खेती यानी कंटूर कल्टीवेशन। तो कंटूर कल्टीवेशन भी मुझे लगता है कि सारे व्यूअर्स, सारे हमारे फ्रेंड्स जानते होंगे कंटूर कल्टीवेशन क्या है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती को कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, जो हिली रीजन होते हैं, तो उन क्षेत्रों में ढलान की जो स्लॉप है, स्लॉप के ठीक अपोजिट दिशा में जो खेती की जाती है तो उसे कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं, उसे कंटूर खेती कहते हैं। तो कंटूर खेती कहाँ पर की जाती है, तो कंटूर खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत दिशा में करते हैं। आगे बात करते हैं आपातकालीन खेती के बारे में। कंटिजेंट क्रॉपिंग क्या है, तो बारानी क्षेत्रों में लघु अवधि की फसलें उगाना जो उस क्षेत्र के लिए लाभदायक होती हैं उसे कहते हैं आपातकालीन खेती। तो क्या है बारानी क्षेत्र, आप हमें इसे भी कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करके हमें बताइए कि बारानी क्षेत्र क्या होते हैं, किस प्रकार के क्षेत्रों को बारानी क्षेत्र कहा जाता है। तो इन बारानी क्षेत्रों में हम इसको यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बारानी क्षेत्र क्या है। तो बारानी क्षेत्रों में छोटे समय के लिए फसलें उगा करके और उससे लाभ प्राप्त करना, इस प्रकार की खेती को आपातकालीन खेती कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगले हम अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो है उनालू। उनालू क्या है, तो उनालू फसलें जिनकी अक्टूबर में बुआई कर मार्च और अप्रैल में काटते हैं, जैसे इसमें आपकी रबी वाली फसलें आती हैं, इन्हें उनालू, तो रबी की फसलों को आप उनालू भी कह सकते हैं। उनालू मीन्स जिसकी हम बुआई करेंगे अक्टूबर में और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, तो इस प्रकार की क्रॉप्स को कहते हैं उनालू कहते हैं। इसमें आपका रबी की फसलें से गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि सब फसलें आती हैं उनालू में। आगे बात करते हैं स्यालू या सावनी क्या है। स्यालू या सावनी तो ऐसी फसलें जो जून और जुलाई में इनकी बुआई करते हैं और सितंबर और अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इनकी कटाई कर लेते हैं, तो ऐसी फसलों को स्यालू कहते हैं। इसमें आपकी खरीफ वाली सीजन वाली जो फसलें आ जाती हैं वो आती हैं। अब अगले हम पॉइंट की बात करते हैं, वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फसल सघनता। तो फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, तो फसल सघनता का एक फार्मूला होता है। फसल सघनता बराबर होता है कुल फसली क्षेत्र, मतलब आपके पास कितना कल्टिवेटेड एरिया है, और बटे में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, आपने कितने एरिया में आपने बुआई की हुई है, खेती बाड़ी आपने की हुई है, इंटू 100। इस फार्मूला से आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है, ठीक है, 1 हेक्टेयर खेत है आपके पास और आपने जो है 3 बीघे में उसमें खेती बाड़ी की हुई है, 1 बीघा आपका खाली है, तो आपने आपके पास कुल कितना क्षेत्र है, तो मान लीजिए 4 बीघे आपके पास खेत है, 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघे आपके पास खेत है, आपने उसमें से 3 बीघे में खेती बाड़ी की है, इंटू 100, तो इससे निकाल लेंगे कि आप जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। तो राजस्थान में जो फसल सघनता है वो 128 से 130% है और भारत की जो फसल सघनता है 138% है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको याद कर लीजिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और आपके जो एकेडमिक जो आपकी पढ़ाई लिखाई इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो भारत में फसल की जो सघनता है, क्रॉपिंग जो इंटेंसिटी है वो 138% है। फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, फसल सघनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी फार्मूला बराबर होता है कुल फसली क्षेत्र, मतलब आपके पास कुल कितना कल्टीवेटेड एरिया है और उसमें आपने कितने में कल्टीवेशन किया है, आपने उसमें कितने में खेती बाड़ी की हुई है, इंटू 100। इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितने प्रतिशत है। आगे बात करते हैं फसल चक्र सघनता या क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। फसल चक्र सघनता क्या है, तो फसल चक्र सघनता में हरी खाद वाली फसलों की गणना सम्मिलित नहीं करते हैं और इंटर व मिक्स क्रॉपिंग में बोई गई सभी फसलों की गणना एक ही फसल के रूप में करते हैं। तो जब भी आप क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालना चाहें तो आपको इस 2 चीज़ों को याद रखना होगा कि जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसमें जो हरी खाद वाली जो फसलें होती हैं इनको हम काउंट नहीं करते हैं, इनकी गणना नहीं करते हैं। और साथ ही साथ इंटर व मिक्स जो क्रॉपिंग है, इनमें जो बोई गई फसलें हैं इन सबको एक फसल मान के चला जाता है। जैसे मिक्स क्रॉपिंग है, ठीक है, या इंटर या मिक्स क्रॉपिंग है, तो इसमें मान लीजिए आपने 3 क्रॉप्स लगाई हुई है, ठीक है, तो इन तीनों को एक क्रॉप मान के चलेंगे
ये 2 बातों को याद रखिए। अब इसके हम फार्मूला की बात करते हैं। तो फसल चक्र सघनता यानी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या यानी क्रॉप रोटेशन में आपने कितनी फसलें लगाई है बटे वर्ष की संख्या यानी वर्षों की संख्या इंटू 100। तो वैसे 1 साल के आप निकालेंगे तो 1 साल का आपको जो है ये फार्मूला लगाना पड़ेगा कि आपने कितनी 2 फसलें लगाई हुई हैं कि 3 फसलें लगाई हुई है, और बटे आप इसको 1 से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 200%। अगर आपने 3 क्रॉप लगाई हुई है साल में, ठीक है, तो 300% हो जाएगा। अगर आपने ऐसी फसलें लगाई हैं, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसे जो है पूरी फसल नहीं मानते हैं, तो आप उसे जो है हाफ में भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी संख्या कम भी ज़्यादा हो सकती है। तो आइए कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के, जैसे धान, गेहूं और मूंग, ठीक है। धान जो है आपका खरीफ की सीज़न है, खरीफ क्रॉप है, और गेहूं आपका रबी की है, और मूंग जो है आपका ये जायद में आएगी। तो इन तीनों को आप एक क्रॉप मान के चलिए तो हो जाएगा 3/1 × 100, तो ये 300% हो गया इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसी तरीके से चरी और बाजरा का जो है 200% मान लिया गया है, और बाजरा, चना, परती, गेहूँ, इन सबको जो है आपका 150% माना गया है। और हरी खाद को यहाँ पर नहीं रखेंगे। आलू, गन्ना, पेड़ी ये 100% है। इसके बाद मूंगफली, गेहूँ, गन्ना, ठीक है, ये सब 150% मान लेंगे। उसके बाद देखिए चना, सरसों, जायद, मूंग, मक्का प्लस मूंग ये 300% के रूप में मानी जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी के कुछ फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया है तो आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें से कौन सा जो है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फार्मूला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बस फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए। और एक बार पुनः आपसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस लेक्चर से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।